डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? चलिए आज हम लोग साइंस के 80 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन समझते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है शून्य, ऋणात्मक, अनंत या धनात्मक। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? वो होती है अनंत। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण की के किस ओर बनते हैं? दर्पण के पीछे, दर्पण के आगे, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो क्या होता है? दर्पण के आगे बनता है ना, यानी दर्पण के सामने। ये दर्पण है तो इसके सामने जो है कोई किसी वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो बनता है। ठीक है, दर्पण के सामने बनता है ये, याद रखिएगा, दर्पण के सामने। आगे बढ़ते हैं कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो आपतित एवं परावर्तित किरण के बीच कोण होगा। ठीक है, बहुत से बच्चे जो है अपने माइंड में अब तक इसका जवाब भी ढूंढ लिए होंगे कि 30 डिग्री, पर इसका जवाब 30 डिग्री बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये देखते हैं कि 30 डिग्री का अच्छा आपतित कोण है तो परावर्तित कोण 30 डिग्री का ही होना चाहिए, जो कि ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है सवाल, ध्यान से सुनिए। एक एक दर्पण है, उस पर आपतित किरण जो है उसका कोण जो बन रहा है, आपतन कोण, वो है 30 डिग्री का। आपतन कोण है 30 डिग्री का। तो बोल रहा है क्या? आपतन कोण मतलब ये वाला कोण। अगर ये किरण आ रही है और ये किरण जा रही है तो ये वाला जो कोण है इसको, ये 30 डिग्री का है। तो कह रहा है क्या कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है, ये पूरा का पूरा कोण कह रहा है कितना डिग्री का होगा। तो जरा हमको बताइए, तो ये छोटा वाला इस पार वाला कोण तो कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है ये पूरा का पूरा कोण कितना डिग्री का होगा? तो 30 डिग्री और 30 डिग्री मिलकर कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। यदि आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी? तो हमें मालूम है कि प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो परावर्तन के समय चाल में परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए आपतित प्रकाश की चाल अगर सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल भी सी ही होगी। वहीं अगर अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के समय प्रकाश का चाल जो है वो बदल जाता है, माध्यम के हिसाब से चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ कि गोलीय दर्पण के में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु होता है। कोई भी एक गोलीय दर्पण है ना? अगर हम लोग कोई गोलीय दर्पण बनाते हैं तो उस गोलीय दर्पण में जो मूल बिंदु है, वो मूल बिंदु क्या होता है? ठीक है, जैसे ये कार्तीय तल है, कार्तीय तल में होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। उसमें अगर किसी गोलीय दर्पण को बैठाएंगे तो उसका जो मूल बिंदु है वो क्या होता है? तो मूल बिंदु उसका फोकस होता है ना? दर्पण में जो फोकस होता है वही उसका मूल बिंदु होता है, यानी फोकस यानी पी, सॉरी, फोकस बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव जो है उसका मूल बिंदु होता है, ध्रुव यानी कि पी, पोल। तो पोल से हर एक दूरी को मापा जाता है, इसलिए पोल को 0 जो है माना जाता है। ठीक है, तो इससे इस तरफ जो भी जो मात्रक होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे धनात्मक, और इस तरफ बाईं ओर जो भी राशियां होगी वो ऋणात्मक। ऊपर जितने भी राशियां होगी वो धनात्मक होगी और नीचे जितनी भी राशियां होगी वो ऋणात्मक होगी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6। यदि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश की चाल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? प्रकाश की चाल में क्या होता है? प्रकाश का जो चाल है वो बढ़ती है ना? विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल बढ़ती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल कम होती है ना? डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में जाने पर प्रकाश की चाल कम होती है, प्रकाश की चाल बढ़ती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे कांच से हवा में जाएगा तो प्रकाश की चाल क्या होगी? बढ़ जाएगी।
आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य या रंग, या ए और बी दोनों? तो अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? तो तरंगदैर्ध्य बदलती है, क्योंकि जो आवृत्ति है जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, प्रकाश के लिए जो फ्रीक्वेंसी का मान होता है वो अपरिवर्तित रहता है। फ्रीक्वेंसी कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य बदल जाता है ना, आपने पढ़ा होगा, वी बराबर म्यू लेमडा, है ना, ये फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। ठीक है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति होगी। कोई लेंस है जिसकी फोकस दूरी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो उसकी जो फोकस, उसकी जो शक्ति होगी, जो पावर है वो कितनी होगी? तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर P बराबर 1/f होता है। ठीक है, तो 1/f, यहाँ पर हम लोग जो है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 1/50, ये जो फोकस दूरी 1/50 होना चाहिए, वो ये जो है एफ जो है वो मीटर में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1/50 करेंगे और इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डायोप्टर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। तैलीय कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक या इनमें से कोई नहीं? यानी जो तेल से लगा हुआ जो कागज है वो क्या होता है? तो पारभाषक होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर सवाल कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, यानी कि सबसे कम प्रकाश की चाल किस में होगी? तो सघन माध्यम में जो सबसे सघन होगा उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। तो जरा बताइए, तो इसमें सबसे सघन माध्यम कौन है? जल, निर्वात, कांच या फिर वायु? तो इसमें जो कांच है वो सबसे सघन माध्यम है, इसलिए इसका सही जवाब कांच हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है कॉर्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर बनता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है कॉर्निया, ये तो वही सवाल। 12 नंबर सवाल कि नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है? आइरिस, कॉर्निया, लेंस या रेटिना? तो नेत्र का जो अग्रभाग है और जो पारदर्शी अग्रभाग है वो होता है कॉर्निया, है ना। प्रकाश की किरणें सबसे पहले कॉर्निया में ही तो कॉर्निया से ही होके नीचे अंदर जाती है आंख के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाईफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? बाईफोकल लेंस को जो है हम लोग किस तरह के दोष को सुधारने के लिए बाईफोकल लेंस का उपयोग करते हैं? तो जरा दृष्टि दोष, ठीक है, का इस्तेमाल, जरा दृष्टि दोष में हम लोग बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। रोड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होता है? हमारे आंख में 2 तरह की कोशिकाएं होती है, रोड्स कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं। ठीक है, तो जो रोड कोशिकाएं हैं वो किसके लिए संवेदनशील है, यानी किस चीज के लिए होता है, किस चीज के प्रति सेंसिटिव होता है? रंग, तेज रोशनी, धुंधली रोशनी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो धुंधली रोशनी है, अंधेरा, उस समय ये जो काम होता है, इसलिए ये सिर्फ ब्लैक और वाइट, ये 2 रंगों को ही वो पहचान पाता है। और जो कोन सेल है वो रंग के लिए उत्तरदायी होता है। जो भी हम रंग को पहचान पाते हैं वो कोन सेल यानी कि शंकु कोशिकाओं की वजह से ही हो पाता है। आगे ही वो देख ही पाता है ना, देख ही नहीं पाता है। सवाल नंबर 16, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? जो विद्युत फ्यूज हम लगाते हैं वो किस एप्लीकेशन पर वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? ठीक है, तो उष्मीय प्रभाव पर,
हीट प्रिंसिपल पर, है ना, हीट इफेक्ट पर वर्क करता है। जैसे प्रकाश, जैसे परिपथ में विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा बहने लगती है, तो जो विद्युत फ्यूज है गर्म होने के कारण वो पिघल जाती है। तो ये ऊष्मीय प्रभाव के वजह से ही विद्युत धारा जो है वो कार्य, विद्युत फ्यूज जो है वो कार्य कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 17, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? कौन सा उपकरण है जिसमें धन और ऋण का उपयोग नहीं होता है? तो जरा बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए है एमीटर। ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर सी कुंडली। ऑप्शन नंबर डी विद्युत सेल। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, अच्छा, इसका जवाब जो है आपको देना है। मैं आपके लिए जवाब को छोड़ रहा हूँ। अगर आप इसका जवाब दे पाइएगा कमेंट बॉक्स में तो हमें ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, ये जवाब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। जिनको जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसका कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन वाट के बराबर होता है ना? जो वाट है शक्ति का मात्रक, वो बराबर किसके होता है? जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड स्क्वायर, जूल स्क्वायर सेकेंड, जूल सेकेंड। तो जो वाट किसके बराबर होता है? जूल पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो शक्ति है, शक्ति का परिभाषा आपने पढ़ा होगा कि कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। जो कंपोस्ट बनती है, ये किस तरह की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी क्रिया है, क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान कहीं ना कहीं ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए यानी ऊष्मा निकलती है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 30 नंबर। इनमें से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन का पचना या अवक्षेपण। यानी कि इसमें से कौन सी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है? जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है वही ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। तो यहाँ बोल रहा है कौन नहीं है? तो ये जो अवक्षेपण अभिक्रिया है वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि दहन में ये जो है दहन और श्वसन और भोजन का पचना, ये तीनों में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 31 नंबर। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र तो बच्चा बच्चा को पता है, C6H12 और O6। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 32। निम्न में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? H2 2H2O, ठीक है, उसके बाद 2H2O। तो बताइए तो जरा, पहला वाला समीकरण में हाइड्रोजन कितने हैं? समीकरण के बाईं ओर हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। दूसरे तरफ हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। यही रासायनिक अभिक्रिया जो है वो संतुलित है। बाकी अगर किसी को भी देखेंगे तो असंतुलित ही होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें दूसरा वाला इसमें अभिक्रिया में, हाँ, कौन नहीं है बोल रहा है ना, तो ये तो है। और ये वाला जो है इसमें K2 क्लोरीन 2, क्लोरीन इस तरफ भी 2 है, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन इस तरफ भी 6 है, ये भी संतुलित है। ठीक है, दूसरा अगर बोल देखें तो ये जो H2 है, H2 इधर भी H2 है, Cl2 इधर भी Cl2 है, तो ये भी संतुलित है। बाकी अगर ये वाला देखें तो ये संतुलित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ 6 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो ये संतुलित नहीं है। पर जवाब यही तो होगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि कौन संतुलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर
जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 33 नंबर सवाल, कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? किसी विलियन में अगर हम लोग कोई ये मिला रहे हैं, रंजक मिला रहे हैं, तो मतलब किसी विलियन को लाल लिटमस पत्र जो है वो नीला कर दे रहा है, तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो बताइए जरा, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर सकता है? भस्म। तो इसका मतलब यहाँ इसमें से जिसका जो अम्ल जो है 7 से अधिक है वही भस्म है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 34, यशद पुष्प क्या है? ZnO, ZnCl2, ZnS या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ZnO है उसको हम लोग यशद पुष्प कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी, थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं, है ना, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है? Cl2, SO2, CO2 या O2? तो कौन सी गैस पानी के चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 36, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। तो मधुमक्खी के जो डंक होता है उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है। ये मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 37 की प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर सवाल, अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार जब आप उसमें अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल, निम्न में से संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक, किसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है? संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसमें जो ये जो सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम में से, इसमें सिलिकॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, इसमें 3 है। ठीक है, फॉस्फोरस में 5 है, और ये सोडियम है इसमें 1 है। तो सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा? फॉस्फोरस में हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे 40 नंबर सवाल, क्यूपराइट किस धातु का अयस्क है? यानी कि Hg पारा का, या जिंक का, या कॉपर का, या फिर एल्यूमिनियम का। तो किसका ये जो क्यूपराइट है, ये जो क्यूपराइट अयस्क है वो किसका है? तो क्यूपराइट तो कॉपर का है ना। आगे बढ़ते हैं सवाल 41 नंबर, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गंधक की परमाणु संख्या क्या है? 14, 15, 16 या 17? तो गंधक की परमाणु संख्या, सल्फर, इसको सल्फर बोलते हैं, तो सल्फर का क्या होता है? 16 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 43 कि ये जो CO है, C डबल बॉन्ड O, ये अभिक्रियाशील समूह कहलाता है, किसका है ये? एल्डिहाइड का, ईथर का, अल्कोहल का, या फिर कार्बोनिल का? तो किसका है ये अभिक्रियाशील समूह? तो ये है कार्बोनिल का। ठीक है, यानी कीटोन का है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 44, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग करते हैं? जो वेल्डिंग होता है उसमें कौन सी गैस का उपयोग होता है? मीथेन, इथाइन, एथेन या एथीन? तो इथाइन का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो कार्बन, ये तो एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कार्बन जो है वो कौन से आवर्त सारणी का समूह है? तो कार्बन आवर्त सारणी 14 का। आगे सवाल नंबर 46, एथेन में कार्बन कार्बन CC के बीच कितने सहबंध होते हैं? तो एक सहबंध होते हैं ना, सिंगल सिंगल बॉन्ड रहता है सब में। आगे बढ़ते हैं, जो एथेन होता है, एथेन में कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है ना। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर, इन निम्न में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है? तो हेलोजन सबसे क्रियाशील कौन है? वो है फ्लोरीन, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सबसे अधिक क्रियाशील है। फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आयोडीन, फिर कल बाहर INT, ये फॉर्मूला है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल
कि 48 नंबर आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? तो कितने आवर्त होते हैं? तो 7। ये एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। आगे सवाल नंबर 49, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या तो 19 है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो जरा बताइए। तो 2, 8 दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में फिर 8, चौथी कक्षा में 1। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो इसकी संयोजकता 1। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 50। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितने हैं? कितने वर्ग हैं बताइए तो जरा। 18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल कि निम्न में कौन धातु है? तो जरा बताइए तो इसमें से कौन धातु होगा? तो ये जो परमाणु संख्या 9 है, ये परमाणु संख्या 9 किसका है? नियोन का है, तो ये तो धातु है नहीं। ठीक है, अब देखिए इधर ये ऑक्सीजन का है, 8 तो इसका होता है। ऑक्सीजन का होता है तो ऑक्सीजन तो धातु है नहीं। 6 तो किसका होता है? जरा बताइए तो। कार्बन का होता है, ये भी नहीं है। अब ये जो 12 है ये मैग्नीशियम का है, तो यही धातु है ना? सोडियम मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल कि निम्न में वनों पर आधारित उद्योग है? कागज उद्योग, टिम्बर उद्योग, लाख या इनमें से सभी? तो सभी जो है क्या है? उद्योग आधारित, आधार पर उद्योग क्या बोलते हैं, आधारित है, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं जंगलों से, पेड़ से प्राप्त किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक क्या कहलाती है? जड़ के समीप जल पहुंचाने की तकनीक को हम लोग टपकन विधि, टपकन सिंचाई कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1973 में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कवक में पोषकों की विधि होती है? मृतजीवी, सोपोषी, हेलोजोइक, इनमें से कोई नहीं। तो कवक में जो है मृतजीवी पोषण होता है, याद रखिएगा। ये तो एकदम बिहार बोर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 56 कि जैव अपघटनीय पदार्थ कौन सा है? मृत, घास पत्ते, पॉलीथीन, रबर या इनमें से कोई नहीं? तो जो अपघटित होने वाले इसमें से है कौन है? तो जरा बताइए तो। मृत, घास पत्ते, ये सब ये जो है क्या है? अपघटनीय है, यानी अपघटित हो जाएगा। बाकी पॉलीथीन, रबर जो है वो नहीं होने वाला है अपघटन। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है मुगुहा से, ग्रसनी से, अमाशय से या छोटी आंत से? तो जरा बताइए तो मुगुहा में पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुगुहा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर। सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम हैं? श्वसन, पोषण, जनन, इनमें से सभी? तो सजीवों में तो पोषण भी होता है, श्वसन भी होता है, जनन भी होता है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 59 कि किण्वन क्रिया होती है? हाइड्रा में, अमीबा में, ईस्ट में या इनमें से कोई नहीं? तो किण्वन प्रक्रिया तो ईस्ट में होती है, जिसके थ्रू एथेनॉल यानी अल्कोहल बनाया जाता है चीनी का उपयोग करके, है ना, शर्करा का। आगे बढ़ते हैं। वायवीय शोषण में प्रयुक्त होता है? वायवीय शोषण में किस चीज का इस्तेमाल होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का? नहीं। SO2 का? बिल्कुल नहीं। नाइट्रोजन का भी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिकीय ईंधन कहलाता है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिकीय ईंधन इसमें से क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज ही टूट करके क्या निकलती है? उसी से ऊर्जा यानी ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। आगे 62 नंबर। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः होता है? फलों में, तना में, पत्ती में, सभी? तो हर जगह से वाष्पोत्सर्जन की अभिक्रिया जो है, प्रक्रिया होती है पौधों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 63। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो मानव हृदय जो है वो परिसंचरण तंत्र, क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है ना? 3 पार्ट आते हैं इसमें, हृदय, धमनी और शिराएं, 3 हिस्से आते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। रक्त का रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है? RBC, फाइब्रिनोजिन, लसिका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन? तो रक्त को थक्का कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। यहाँ पर प्लेटलेट्स किसको कहते हैं हम बता देते जरा। प्लेटलेट्स जो है वो इसको कहा जाता है, फाइब्रिनोजिन को ही प्लेटलेट्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं? छाल में,
रिक्तिकाओं में, ऊतकों में या इनमें से सभी। तो पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं कहाँ पर? जो पादप में जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कहाँ जमा रहते हैं? तो छालों में भी, रिक्तिकाओं में भी और ऊतकों में भी, जो खाली जगह है उस रिक्तिकाओं में वहाँ पर भी। तो हर जगह पादप में जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो कि गोंद वगैरह, रेजिन वगैरह जो है, वो जहाँ संचित रहते हैं। अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड या फिर SO2, अमोनिया या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अमोनिया के विखंडन से क्या, अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? अमोनिया बनता है। आगे सवाल नंबर 67 कि विरेक का मुख्य कार्य क्या है? जो किडनी है वो उसका मुख्य कार्य क्या होता है? पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन या एटीपी का निर्माण। तो उसका जो मेन कार्य है वो है उत्सर्जन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 68 कि निम्न में कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो इनमें कौन है पादप हार्मोन? तो साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है ना। 5 तरह के पादप हार्मोन होते हैं: ऑक्सिन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और एथिलीन। ये 5 हार्मोन है। याद रखिएगा आप, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फल पकाने वाला हार्मोन, ठीक है, इसमें से कौन फल पकाने वाला हार्मोन है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन या इनमें से कोई नहीं। तो फल पकाने वाला हार्मोन जो है वो एथिलीन है, और ये गैस रूप में, एकमात्र गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन भी है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 70, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या क्या होती है? ये जो है इम्पोर्टेंट है। 12 जोड़ी जो है कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। हड्डियां नहीं पूछ रहा जा रहा है, ठीक है, कपाल तंत्रिकाओं की संख्या पूछा जा रहा है। आगे सवाल 70 नंबर की रक्त चाप नियंत्रित होता है? थाइमस, अग्नाशय, एड्रिनल या विरसन। तो रक्तचाप किससे, यानी कि जो ब्लड प्रेशर है, कौन सा हार्मोन के थ्रू कंट्रोल होता है? तो एड्रिनल के थ्रू होता है। ठीक है, एड्रिनल जो है वो किसके लिए काम आता है? वो रक्तचाप के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। आगे सवाल नंबर 72, हाइड्रा में प्रजनन होता है? जो हाइड्रा जीव है उसमें प्रजनन किसके थ्रू होता है? तो मुकुलन के विधि द्वारा उसमें जो है जनन प्रजनन की प्रक्रिया होती है। पुष्प में नर जनन अंग क्या है? नर प्रजनन अंग क्या है? तो पुष्प में जो नर प्रजनन अंग है वो है पुंकेसर। और जरा बताइए तो स्त्री में जो स्त्री जो पुष्प में जो स्त्री प्रजनन अंग है वो क्या है? तो बताए तो जरा, वो है स्त्री केसर, है ना। आगे बढ़ते हैं। सवाल 74 नंबर, शुक्राणु का निर्माण होता है गर्भाशय, मूत्राशय, वृषण या अंडाशय? तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 75, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो जब जीवों की उत्पत्ति नहीं हुआ था तो हमारी इस पृथ्वी पर क्या मौजूद नहीं था? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर इनमें से सभी। तो ऑक्सीजन हमारे इस पृथ्वी पर मौजूद नहीं था, ठीक है, जीवों की उत्पत्ति से पहले। आगे बढ़ते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है के संबंध में सही कथन इसमें से क्या है? ये जीवाश्म है, दांत एवं नख थे, ठीक है, पंख एवं डैने थे या इनमें से सभी। तो आर्कियोटेरिप्स जो जीव है उससे, वो किससे संबंधित है कि ये उसमें वो जीवाश्म भी थे, है ना, दांत, उसमें दांत और नख थे, उसमें पंख और डैने भी थे, ठीक है, जो डैना होता है। 77 नंबर सवाल, इनमें से कौन प्राणी लिंग बदल सकता है? घोंघा, सरीसृप, पक्षी, मधुमक्खी। लिंग जानते हैं ना, जो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हो सकता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो सकता है। तो बताइए इसमें से ऐसा कौन सा जीव है जो अपने लिंग को परिवर्तित कर सकता है? तो सही जवाब है घोंघा, है ना। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 78, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं वो जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल या फिर इनमें से सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत जो है जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, तीनों को मिला करके ही तो पर्यावरण कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 79, मैदानी परितंत्र में मेंढक होता है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता या चतुर्थीय उपभोक्ता? तो जो मैदानी परितंत्र है उसमें मेंढक किसके तरह काम करता है? द्वितीय उपभोक्ता के थ्रू तरह कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 80 जो कि इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, जो क्या लिखा है कि निम्न में कौन अजैव अपघटनीय पदार्थ है?
यानी जो अजैब भी है और अपघटनीय है, ठीक है। कागज, डीडीटी, वाहिद मल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा डीडीटी, जो अजैब है और अपघटनीय है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो यहीं से आपका जो है आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने क्लासमेट, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इस जो चैप्टर है, इस जो लेक्चर है इसका अगर नोट चाहिए तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स में अपलोड कर दूंगा, हमारे टेलीग्राम पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।